नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसमें हाउस होल्ड हो गया, बिजनेस हो गया, बैंक, एनबीएफसी या फिर पोस्ट ऑफिस का पीपीएफ, ये कई इंस्ट्रूमेंट हैं, जमीन है, प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ आता है। तो इन्हीं सब का मैं कुछ जो मैंने बेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट उठाए हैं उनका मैं यहाँ रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से बेस्ट है। तो सबसे पहले है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मैंने कुछ जो स्कीम्स ली हैं। उसमें है पोस्ट ऑफिस स्कीम्स जो कि आपको फिक्स्ड इनकम देती है, पीपीएफ जो कि पब्लिक प्रोविडेंस फंड है, ये भी आपको फिक्स्ड इनकम देता है, गोल्ड ईटीएफ ये लो रिस्क है इसमें और ये भी आपको रिटर्न ठीक ठाक देता है, रियल एस्टेट लो रिस्क है बट इसमें जो है आपको रिटर्न अच्छे भी मिलते हैं, कभी कभी नुकसान भी होता है। इसी तरह यूलिप ये भी लो रिस्क वाला है फैक्टर इसमें भी। और इसके बाद आईपीओ ये मॉडरेट रिस्क है, इसमें मीडियम रिस्क टाइप में आप मान लीजिए। और म्यूचुअल फंड्स है, लो रिस्क है, इक्विटी शेयर्स हाई रिस्क। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताए हैं जहां पे आप पैसा डाल सकते हैं, ये स्कीम्स हैं। अभी इनका सिलसिलेवार वन बाय वन हम आपको इसके रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्कीम्स की बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस में आप मिनिमम जो है 1500 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसका 4.5 लाख रुपए का होता है। वैसे तो पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स हैं पर एक जनरली मैंने जो स्कीम्स ली है वो एमआईएस के बारे में बात करूंगा। तो इसमें आपकी मैच्योरिटी 5 साल की होती है और यदि आप छोटे पीरियड के लिए देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस में तो एमआईएस जो है वो बहुत बढ़िया सर्विस देती है। आपको इसमें हर महीने कुछ पैसा जो आप फिक्स करते हैं उसके बाद मंथली जो है इन्वेस्टमेंट स्कीम बोलते हैं, इसमें आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहता है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है और भारत सरकार द्वारा इसको टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है। तो ये जो रिटर्न लगभग है पोस्ट ऑफिस स्कीम्स का, तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में 7.9 से लेके 8.1% का रिटर्न रहता है। अभी पोस्ट ऑफिस में और भी कई स्कीम्स आती है, आप यहाँ पे पीपीएफ भी खुलवा सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, इस तरीके से और भी काफी स्कीम्स हैं। बट यहाँ जो जनरल पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी नेक्स्ट स्कीम जो है वो स्कीम आपकी आती है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जैसा कि आपको पता है कि प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी अप डाउन होते जाते हैं। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिनिमम भी कोई लिमिट नहीं है और इसकी मैच्योरिटी भी कोई लिमिट नहीं है, ये इसके एप्लीकेबल नहीं होती है। आपको हो सकता है अगर आपने किसी सिटी के आउटर स्कर्ट्स में कोई लैंड खरीदी है तो उसके रेट बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाए और अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जो कि अपने पहले ही पीक पे पहुंच चुकी है तो उसके रेट हो सकता है स्टेबल रहे या डाउन हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसमें जो बाइंग होती है वो दो तरीके से होती है, एक फ्रेश बाइंग होती है, एक रिसेल वाला होता है जो आपको रिसेल पे मिलता है। तो दो तरीके से इसमें आप ले सकते हैं, कोई प्लॉट ले सकते हैं, इसमें फ्लैट सकते हैं या बंगला वगैरह ले सकते हैं। तो ये तरीके से कुछ है जो इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं आपको इसमें। इसमें जो मेरिट्स क्या है, इसमें मेरिट्स ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको सामने दिखाई देती है। बट अगर इसकी डीमेरिट की बात करें तो आप जो इसमें बहुत लंबा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट फंसाना पड़ता है और उसके बाद अगर आपको छोटे अमाउंट की जरूरत है तो इसको पार्शियली आप बेच नहीं सकते हैं। हाँ, बेनिफिट नेक्स्ट में आता है कि इससे जो रेंटल इनकम आपको इससे हो सकती है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 8 से 10% का रिटर्न इसमें भी आपको मिल जाता है। तो ये रियल एस्टेट भी एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पीपीएफ की, तो पीपीएफ जैसा कि आपको इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, पर यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे। तो इसमें आपको 500 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट और 1.5 लाख रुपए का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। इसकी मैच्योरिटी 15 साल की होती है, 5 साल बाद इसमें आप पार्शियली इसको निकाल सकते हैं। और पीपीएफ है बहुत ही पॉपुलर जो है इन्वेस्टमेंट स्कीम है भारत सरकार की, जिसमें कि लगभग सभी स्कीम करते हैं। और पीपीएफ का जो पब्लिक प्रोविडेंस फंड है ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जीपीएफ, एपीएफ या इन्हीं तरीके से ये प्रोविडेंट फंड के नाम से ये जानी जाती है। प्राइवेट सेक्टर्स में भी काफ़ी जो कंपनियां हैं वो पीपीएफ आपको पीएफ प्रोवाइड कराती हैं। तो इसकी जो लिमिट है वो आपको पता होनी चाहिए, 500 से 1.5 लाख रुपए ये आपको बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए।
और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका भी 7.9 to 8% और 8.25% ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे रिव्यू करती रहती है। तो ये एक पीएफ के बारे में बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। अब अगर नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं तो गोल्ड ईटीएफ, इसमें भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट और इसकी मैच्योरिटी की ये कोई मतलब फिक्स नहीं है, ये अप डाउन होती रहती है। आप इसमें कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट एक लिमिट ये रहती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप फिजिकल अगर गोल्ड रखते हैं तो कितना करते हैं। ईटीएफ में आपको गोल्ड पेपर फॉर्म में मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि आपको इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी मिलती है और ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो शुरुआत कर रहे हैं छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में आप गोल्ड के अंदर में, तो ये बहुत अच्छा है। और ट्रेडिशनली जो गोल्ड आप लेते हैं तो वो आपको उसमें आपका ब्रोकरेज भी कटता है, उसमें आपको 10% और 20% का जो कैरेट वाला सिस्टम होता है उससे आप इसको बचते हैं। आप इसमें जो भी पैसा लगाते हैं वो 24 कैरेट्स में होता है लगा हुआ, इसीलिए ये स्कीम्स फिजिकल गोल्ड से बेटर लगती है। इसमें आपको और जो कुछ फैसिलिटीज मिलती है तो वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास रहता है, आपको डीमैट में ये आपका गोल्ड पड़ा रहेगा और आप इसको ट्रैक कर सकते हो रियल टाइम में, टाइम टू टाइम आप इसको रियल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपका पैसा बढ़ गया है तो आप इसको सेल भी कर सकते हो। तो ये कुछ इसके फायदे हैं गोल्ड ईटीएफ के ये फायदे होते हैं। तो और इसमें जो है अच्छी लिक्विडिटी भी अच्छी होती है, आप एक लिक्विडिटी भी इसमें अच्छी लिक्विडिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये रहा आपका गोल्ड ईटीएफ का एक मोटा मोटा इसके लिए, पर आपको एक जो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, ये इसमें एक क्लॉज है जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूलिप, तो यूनिट लिंक्ड जो प्लान होते हैं वो ये यूलिप होती है। इसमें आप जो मिनिमम 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यूलिप की जो मैच्योरिटी होती है 45 साल की होती है, बट यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। बट कुछ यूलिप्स होती हैं जिनके 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उस लॉक इन पीरियड के बाद आप इसको सेल भी कर सकते हैं। और यूलिप से एक तरीके से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ही है, तो इसके ऊपर वही सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है जो किसी एक इंश्योरेंस स्कीम के ऊपर मिलती है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसके जो प्लान्स हैं, जितना लंबा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना अच्छा आपको पैसा इसमें मिलता है। तो इसलिए यूलिप में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, पर अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करें तो इसमें एजेंट का कमीशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए शॉर्ट टर्म में यूलिप्स आपको घाटा दे सकती है और लॉन्ग टर्म्स में आपको यूलिप से फायदा होता है। यूलिप्स जैसा कि मैंने पहले बताया, जस्ट लाइक ए इंश्योरेंस स्कीम, जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड, ये दोनों का एक मिक्स फॉर्म है। तो यूलिप के बारे में ये बेसिक जानकारी थी। अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आप चाहे कान इस तरफ से पकड़ ले चाहे उस तरफ से पकड़ लीजिए, एक शुद्ध रूप से क्या बोलते हैं शेयर मार्केट में जाने का तरीका है। शेयर मार्केट में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो तरीका आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आपका जाता है, बट शेयर मार्केट में डायरेक्ट आप लगाते हैं और म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा है वो कोई फंड मैनेजर लगाता है। म्यूचुअल फंड में फायदा ये होता है कि आपको इसमें डीमैट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, और आप अगर डीमैट अकाउंट के भी थ्रू जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट विदाउट डीमैट अकाउंट के भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड की बात रही तो इसमें कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जैसे ELSS, तो वो जो स्कीम्स हैं तो इक्विटी लिंक्ड होती हैं, उनमें लॉक इन पीरियड होता है। बाकी म्यूचुअल फंड्स में 1 साल के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। एग्जिट और एंट्री लोड इसमें जो कुछ होता है वो फिक्स होता है, बट अगर आप 1 साल से ज्यादा में जाते हैं तो ये इन चार्जेस से भी आप बच सकते हैं। आजकल पेटीएम मनी, ET नाउ और इसी तरीके से और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो कि कैम्स, कार्वी और अन्य जो ट्रेडिशनल वे है इन्वेस्टमेंट करने की म्यूचुअल फंड्स में, उससे बेटर ये रिटर्न्स आपको दे रहे हैं और विदाउट कोई चार्ज लिए हुए। तो ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने पूरा डिटेल में विस्तार में एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप देख के और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अभी नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये इक्विटी शेयर्स है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाना होता है। इसमें जो है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट वो आपका 2 लाख रुपए का एक साथ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगर चाहे SIP के थ्रू या फिर थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ले सकते हैं। इसमें कंपनी डिसाइड करती है कि आप कितने शेयर लेंगे, वो सब प्रीफिक्स होते हैं। सेबी और NSE के जो नॉर्म्स होते हैं उनके अनुसार ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। बट
अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं होती है, मैच्योरिटी की भी कोई सीमा नहीं है। जब आपको लगे कि आपका पैसा बढ़ गया है तब आप इसमें निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप इसको फैमिली जेम्स की तरह भी यूज कर सकते हैं और आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और इक्विटी शेयर्स में सबसे पहली बात है कि अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट के थ्रू ही इसमें शेयर्स खरीदे जा सकते हैं और इसमें बहुत ही हाई रिस्क होता है। आपका पैसा बिल्कुल डूब भी सकता है और अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी फाइनेंस, इस तरीके से अगर शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। अब आप एक इसमें एग्जांपल आपको देता हूं, जिसने 1,000 रुपए इन्फोसिस में अगर 1993 में अगर इन्वेस्ट किए होंगे तो 2018 में उसकी वो रकम 1,000 रुपए बढ़ के तकरीबन 2 करोड़ के आसपास बन गई थी। तो आप सोच सकते हैं मल्टी बैगर जो स्टॉक्स होते हैं वो आपको चूज करने पड़ते हैं। अगर इस समय के अगर मल्टी बैगर की किसी कोई स्टॉक बन सकता है तो वो आईडीएफसी है। आईडीएफसी में आप पक्का इन्वेस्टमेंट कीजिए। आईडीएफसी आगे चल के मल्टी बैगर साबित हो सकता है। अभी फिलहाल ये सीएमपी इसका तकरीबन 32-33 रुपए के आसपास का सीएमपी पे चल रहा है, मिल रहा है आपको। तो इस तरीके के स्टॉक आपको फाइंड करने पड़ेंगे और अगर इस तरीके से आपको चूज कर सकते हो तो वैसे आईडीएफसी के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका आईपीओज है। आईपीओ का होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। ये इसके लिए भी आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कंपनी जो हमारे शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट करने जा रही है वो अपने शेयर्स को कुछ गिरे हुए भागों में कम भाव में मार्केट में लिस्ट करती है। तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जब वो लिस्ट होगा तो आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है और अगर उसको आप अगर 2-4 महीने के लिए रखते हैं तो आपको उसके ऊपर और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये एक तरीके से इस तरीके से काम करता है कि कंपनी के द्वारा जो नया लिस्ट हो रही है उसमें आप शेयर के लिए आप बिड करते हैं और उस बिडिंग में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बट ये हर बार सही नहीं होता है। कभी कभी कंपनी के जो रेट्स होते हैं वो अपने आप ही में ज्यादा होते हैं और उस रेट पे आपको अगर खरीदते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और अगर इसके फायदे की बात करें तो अभी फिलहाल में ही अभी आईआरसीटीसी का जो आईपीओ आया था, लेटेस्ट आईपीओ, अगर हम उसकी बात कर लेते हैं तो उसका जो रेट था 399 रुपीज था और 40 शेयर्स का लॉट था। पर जब वो लिस्ट हुआ है वो 700 रुपए के ऊपर लिस्ट हुआ है और लिस्टिंग गेन के ऊपर लगभग 116 से 125% का लिस्टिंग गेन लोगों को हुआ था। तो सोच सकते हैं कि अगर आपने 15,000 रुपए लगाए थे तो आपकी वो रकम कम से कम 30 से 32-33 हजार रुपए बन गई, वो भी मात्र 6 से 7 दिन 10 दिन के अंदर में। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में अगर आप पैसा लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है पैसे को डबल करने की। पर हर किसी को ये आईपीओ के शेयर्स मिलते नहीं है। इसके लिए भी एप्लीकेशन अगर ज्यादा होती हैं और सब्सक्राइब होता है तो आपका लक भी काम करता है। और नेक्स्ट अगर तो इसी नोट के साथ मैं आपको इस वीडियो को वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में मैंने कुछ जो इंस्ट्रूमेंट बताए हैं वो सही तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, आपको डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में बताइए। मैं उसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बना के आपको अच्छी तरीके और समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इस वीडियो में भी मैंने जो भी छोटा आपको पॉइंट बताए हैं वो सफिशियंट है आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से जानने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोनों लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।